जो इस महत्वपूर्ण विचार विमर्श में हम सबके मध्य विराजमान कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष, देश के प्रख्यात चिंतक पत्रकार माननीय श्री राम बहादुर राय जी, डॉक्टर WR रेड्डी, श्रीमान अरुण जैन जी, प्रोफेसर जनक पांडे, डॉक्टर रश्मि सिंह, कुलवंत सेठी जी, सच्चिदानंद जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग गांव को आत्मनिर्भर बनाने, पंचायत को सशक्त बनाने और देश की आत्मनिर्भरता के दिशा में विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय राम बहादुर राय जी को कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे भी आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया और इस कारण मैं आप सब लोगों से आज मिल पा रहा हूं। आत्मनिर्भर भारत यह प्रधानमंत्री जी का प्रमुख विषय है और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्माण की बात कही तो उस दिशा में एक अलग प्रकार की चर्चा, अलग प्रकार का सोच सभी क्षेत्रों में विकसित हुआ है। हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायती राज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और मैं समझता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो प्रथमतः गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा और गांव आत्मनिर्भर इस दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में 2.5 लाख से अधिक पंचायतें हैं और इन पंचायतों में 31 लाख जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इनमें 14 लाख के आसपास बहनों की भूमिका भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं। गांव आत्मनिर्भर बने इस दिशा में आज निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है तब से इस बात का प्रयत्न पंचायती राज क्षेत्र में काफी गंभीरता से आरंभ हुआ है। यूं तो पंचायती राज व्यवस्था हमारी परंपरागत व्यवस्था है। जब पंचायत के चुनाव नहीं थे, पंचायत का कानून नहीं था, उस समय भी पंचायत की बात का हमारे यहाँ महत्व था, पंचायत के निर्णयों को मान्यता थी। लेकिन संविधान में उल्लेख होने के पश्चात पंचायतों का एक ढांचा बना, पंचायतों के लिए फंडिंग की व्यवस्था हुई, पंचायतों में कर्मचारी रहें और पंचायत के माध्यम से गांव के विकास सुनिश्चित हों। यह काम विगत अनेक दिनों और पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा लगातार किया जाता रहा।
लेकिन यह भी सच्चाई है कि पंचायतों का सशक्तिकरण जितना होना चाहिए उस दिशा में अभी आगे और बढ़ने की आवश्यकता है। पंचायत में सुशासन, शासन करने की शक्ति, अधोसंरचना, कोष, कर्मचारी और बाकी सब चीजों की जितनी आवश्यकता है उस दिशा में लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीजें उपलब्ध हों, इसके साथ यह जरूरी है कि पंचायत क्षेत्र में सामुदायिक भावना का विकास हो। गवर्नेंस एक पक्ष है, लेकिन जब तक सामुदायिक भाव का विकास नहीं होगा तब तक अपेक्षित परिणाम पंचायत से निकालना यह हमारे लिए एक तौर से मुश्किल काम होगा। मुझे ध्यान है कि देश भर में 66 लाख स्व सहायता समूह काम करते हैं। इनमें 7 करोड़ से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं। ये 66 लाख जो स्व सहायता समूह हैं, इनमें सामूहिक भाव है। इनका एक अच्छा प्रशिक्षण है। यह अपने बारे में भी सोचते हैं और गांव के बारे में भी सोचते हैं। पिछले दिनों जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो मुझे ध्यान है कि जिन गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप मजबूत था उस गांव में स्व सहायता समूहों के माध्यम से गांव को ओडीएफ करने में बहुत सहायता मिली। क्योंकि 10 महिलाओं का समूह अगर जागृत है, सशक्त है, प्रशिक्षण प्राप्त है, सामूहिक भाव से ओतप्रोत है, तो वो 10 महिलाओं ने गांव में काम करना शुरू किया तो हम बहुत आसानी से गांव को ओढ़ पाए। और इसी प्रकार से जब हम लोगों ने ग्रामोदय अभियान आरंभ किया तो ग्रामोदय अभियान में भी यही अनुभव आया कि जिन गांव में सामुदायिक भाव जागृत था उन गांव में हर चीज का क्रियान्वयन करना काफी सुलभ हुआ, आसान हुआ। मुझे लगता है कि कर्मचारी की दृष्टि से, फंड की दृष्टि से अब पंचायतें मोहताज नहीं। 13 फाइनेंस कमीशन में 2.5 लाख पंचायतों को 5 वर्ष में 65,000 करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता था। 14 फाइनेंस कमीशन जब आया तो उसकी रिकमेंडेशन थी कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से किसी भी सरकार के लिए 2 लाख करोड़ रुपया निकालना और एक मद में खर्च करना आसान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैंने उस समय देखा, उन्होंने कहा कि गांव आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, इसलिए इस रिकमेंडेशन में कोई कोताही नहीं की जानी चाहिए। और गत 5 वर्षों में 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों के पास पहुंचा, जिससे पंचायतों में अधोसंरचना बनी और ग्रामीण लोगों का जनजीवन सुगम हुआ। अब लगभग पंचायतों में ग्राम सचिव की व्यवस्था है। फाइनेंस कमीशन का पैसा पंचायत के पास है। आवास योजना का पैसा पंचायती राज संस्थाओं के पास है। मनरेगा का 1 लाख करोड़ का बजट यह पंचायतों के माध्यम से रूट होता है। राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायतों के माध्यम से रूट होता है और राज्य की योजनाएं जो पंचायतों के माध्यम से ही संचालित होती है। तो आज कोष की मोहताज पंचायत नहीं है। कर्मचारियों की दृष्टि से भी हम लोगों ने कोशिश की है
कि हर पंचायत में सचिव हो और रोजगार सहायक हो। और पिछले दिनों हम लोग इस दिशा में विचार कर रहे थे कि फंक्शनरीज ठीक होनी चाहिए, इसलिए सुमित बोस जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उसने रिकमेंडेशन की थी कि पंचायतों के कुछ समूह बनाकर हमको टेक्निकल सपोर्ट भी उन्हें देना चाहिए। उस दिशा में भी राज्य सरकारें निश्चित रूप से काम कर रही हैं। आप सब लोगों ने पिछले दिनों ध्यान दिया होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मौलिक आवश्यकता की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं देने का काम ग्रामीण क्षेत्र में मिशन मोड पर हुआ। जैसे आज हर घर में शौचालय है। अब सोचें कि जब वायरस आया और लॉकडाउन हुआ, अगर हर घर में शौचालय नहीं होता तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन का पालन कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में तो करना मुश्किल होता। लेकिन हर घर में शौचालय की व्यवस्था हो गई। हर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का कनेक्शन पहुंच गया। हर गरीब घर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस पहुंचाने का काम हुआ। हर गरीब आदमी जिसके पास छत नहीं है 2022 तक उसको आवास मिल जाए, तो उसके जीवन में सुगमता आए। इस आवास योजना के माध्यम से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाजपेयी साहब के समय में प्रारंभ हुई थी। हम लोगों ने 2014 के बाद आके उसको गति प्रदान की। फर्स्ट फेज पूरा लगभग होने को है, सेकंड फेज का कुछ काम बाकी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का थर्ड फेज शुरू हो, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी दोबारा से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दूसरी मंत्रिपरिषद की जो हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का थर्ड स्वीकृत हो गया है। इसमें 1,25,000 किलोमीटर गाँव की सड़क 80,250 करोड़ रुपए का व्यय इस पर आएगा। इसके बाद भी छोटे मजरे टोले बीच की गांव की कनेक्टिविटी बचेगी तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का फोर्थ फेज भी आए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और कार्यवाही कर रही है। लेकिन अभी चूंकि थर्ड फेज हमारे सामने है, तो जो गांव की मौलिक आवश्यकता है जिससे गांव के जनजीवन में सुधार आ, वो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश की गई है, अधोसंरचना विकसित करने की गई है। गांव में ठीक सुशासन दे सके, इसके ई ग्राम स्वराज जैसे पोर्टल मंत्रालय ने प्रारंभ किए हैं। सारी पंचायतों को सीधा अनुदान आयोग का पैसा देने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि गांव तक आज 100% पैसा पहुंचना शुरू हो गया है और इससे भी ग्राम पंचायतों की ताकत निश्चित रूप से बढ़ी है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास का क्रम है, उसकी कोई एडवांस प्लानिंग नहीं, और ये असंतुलन तो हमको शहरी क्षेत्र में भी दिखाई देता है। बड़े बड़े शहर हैं जो हमारे सिरमौर भी हैं और वहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी है, मास्टर प्लान भी है, लेकिन हमको आज भी असंतुलन दिखाई देता है। बड़े बड़े शहर हैं, अगर 2 घंटा पानी बरस जाए तो वहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के प्रति दुर्लक्ष्य काफी समय से हुआ। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत को 100 रुपए मिलते हैं तो पंचायत के पास दृष्टि नहीं कि वो 100 रुपए काय में खर्च करे, और इसके कारण किसी का दबाव और प्रभाव का उपयोग होता है और वो राशि भी खर्च हो जाती है और पूरे समुदाय के लिए जो उसका उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 साल में 2 काम पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने किए साथ मिलकर। एक तो पंचायतों का यूसी नहीं आता था,
अब पंचायतों का यूसी आना शुरू हुआ है, ई पेमेंट पंचायतों में शुरू हुआ है। इससे काम करने में पारदर्शिता आई है और साथ ही साथ ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बने, इस पर हम लोगों ने बल दिया और ये काफी कठिन काम था। तो इसके लिए 3 चरण पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने पहले उनको कल्पना दी, तो कुछ जीपीडीपी बनकर आए, फिर देखा गया कि वो उतना उपयोगी नहीं है, फिर उसमें सुधार हुआ, फिर पंचायत करके हर पंचायत को कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2,44,000 पंचायतों का जीपीडीपी बनकर तैयार हो गया है। और इस बार हम लोगों ने यह आग्रह किया था कि सामान्य तौर पर ग्राम पंचायतों की दृष्टि एक ही रहती है कि गांव में सड़क नाली बन जाए और जो अधोसंरचना है वो विकसित हो जाए। लेकिन इस बार हमने कहा है कि भाई जीपीडीपी में गांव के समग्र विकास की दृष्टि होना चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच की ये जवाबदारी भी होनी चाहिए कि वो इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाले हर छोटे बच्चे का टीकाकरण हो, यह ग्राम पंचायत की ओर से सुनिश्चित हो। ग्राम पंचायत जिला प्रशासन को अवगत कराए, जिला प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्देशित करे, हर गांव में जाकर इंद्रधनुष योजना का क्रियान्वयन हो, जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ हो सके और आने वाले कल में भविष्य के निर्माण में अपना योगदान कर सके। छोटी सी बात है कि सभी सरकारें आज आजादी के 70 साल बाद भी जब जुलाई आता है तो स्कूल चले हम, ये अभियान चलाती हैं। अब इस अभियान में ग्राम पंचायत की कोई जवाबदारी राज्य सरकारों ने दी नहीं, ग्राम पंचायतें भी अपनी जवाबदारी नहीं समझती हैं। तो हर बच्चा शिक्षित हो, ये ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान में आए और ग्राम पंचायत इस दृष्टि से अगर प्रयास करे कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत की नज़र से, सरपंच की नज़र से कोई भी परिवार बच नहीं सकेगा और हम 100% बच्चों को कामयाब हो सके। ऐसे ही गांव के क्षेत्र में कृषि महत्वपूर्ण रोजगार, कई स्थानों पर कृषि उन्नत कृषि है, कई स्थानों पर सिंचाई का रकबा है, कई स्थानों पर हॉर्टिकल्चर पर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा आधारित खेती है। तो खेती की दृष्टि से कितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन उस ग्राम पंचायत में हो रहा है या नहीं हो रहा, उस ग्राम पंचायत के किसान को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वर्षा आधारित खेती है तो वर्षा आधारित खेती के लिए आईसीआर ने कौन सा बीज डेवलप किया है, उस बीज की जानकारी ग्राम पंचायत को है कि नहीं, किसानों के अवेयरनेस कार्यक्रम को ग्राम पंचायत आयोजित कर रही है कि नहीं कर रही, इस दिशा में भी ग्राम पंचायत को काम करना चाहिए। और इन सब को संजोते हुए ये कोशिश की है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान समग्रता को अपने समेटे हुए उस विजन को तैयार करे और भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको संचालित करने में निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में ठीक प्रकार की भूमिका का निर्वाह करे। कृषि के क्षेत्र में आज बहुत संभावनाएं बढ़ी हैं। एक समय था लोग परंपरागत खेती करते थे, लेकिन खेती के क्षेत्र में बड़ी जागरूकता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानूनी रिफॉर्म किए हैं, अनेक योजनाएं संचालित की हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से कम लागत पर कम समय में अच्छी और महंगी फसल किसान पैदा कर सकते हैं। इसी दिशा में अगर हम देखेंगे तो देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम प्रारंभ हुआ है। ये 10,000 जो एफपीओ बनने वाले हैं, इसमें एक एफपीओ को खड़ा करने के लिए और एक एफपीओ में शामिल किसानों को बुआई कटाई तक उसकी मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सब करने के लिए 5 साल में भारत सरकार एक ऐप पर
68 लाख रुपया खर्च करने वाले हैं। अब आप सोचिए कि 68 लाख रुपए खर्च करके जो टेक्नोलॉजी का इंटरेंशन खेती के क्षेत्र में होने वाला है, उससे किसान की ताकत बढ़ने वाली है, उससे रोजगार के अवसर गांव में ही सृजित होने वाले हैं। और साथ ही आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश के क्षेत्र में होगा, 20,000 करोड़ का निवेश फिशरीज में होगा, 15,000 करोड़ का निवेश एनिमल हस्बेंड्री में होगा, 4,000 करोड़ रुपए का निवेश आपका हर्बल खेती के लिए होगा, 500 करोड़ का निवेश मधुमक्खी पालन के लिए होगा, और छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब ये जो निवेश है, ये निवेश अगर ठीक प्रकार से गैप को चिन्हित करके पंचायती राज क्षेत्र के संस्थाएं इस दिशा में थोड़ी जागरूक होकर पहल करेंगी तो ये निजी क्षेत्र का जो निवेश है गांव तक और खेत तक पहुंचेगा। तो एक तरफ ये किसान को उसकी फसल का उचित दाम दिलाएगा, यह तो अपने आप में सुनिश्चित है ही, लेकिन दूसरी ओर इन कारणों से रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा, क्योंकि अभी भी गांव का जो बच्चा है किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी कोई रोजगार प्राप्त करता है तो कोई बहुत बड़ी तनख्वाह उसको नहीं मिलती, लेकिन अगर 10-15 हजार का रोजगार उसको गांव के आसपास मिल सकता है तो मैं समझता हूँ उसकी जीविका चलाने के लिए काफी होगा और ग्राम पंचायत की समृद्धता में भी वो अपना योगदान कर सकेगा। एनिमल हस्बेंड्री, मधुमक्खी पालन में हमारे छोटे किसान अपने आप को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर सकते हैं। आजीविका की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत गौरव भी होता है। आज देश में 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 7 करोड़ महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि 2022 तक हम 10 करोड़ महिलाओं को इस पूरे अभियान से जोड़ लें। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके पास बैंक का लोन 2 लाख करोड़ है और आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के एनपीए के आंकड़े अपन सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। आमतौर पर यह धारणा बनी है कि छोटे आदमी को, गरीब आदमी को लोन दो तो वो तो लोन डूबने ही वाला है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप का 2 लाख करोड़ का लोन, इनका एनपीए का प्रतिशत 2% से भी कम है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक गरीब महिला 10,000 रुपए लेकर प्लस लोन लेकर आजीविका भी कमा रही है, गांव के गांव में रह रही है, घर की और गांव की समृद्धि में भी योगदान कर रही है और साथ ही साथ वो बैंक का पैसा भी वापस कर रही है। तो आजीविका के अवसर गांव में कैसे बढ़ें, इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचने की और काम करने की आवश्यकता है। आप सब जिस दिशा में प्रयत्नशील हैं उस दिशा में आपके प्रयत्नों का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं आप सब से यही आग्रह करना चाहता हूं कि गवर्नेंस गांव की सुधरे, पंचायत की सुधरे, गांव में विकास जीपीडीपी के माध्यम से हो और गांव में अधोसंरचना का पूरा सदुपयोग हो और गांव में आजीविका के अवसर उपलब्ध हों, लोकल के लिए लोग हों और आत्मनिर्भरता पर हम सब गौरव कर सकें। इस प्रकार की काउंसलिंग और इस प्रकार का प्रशिक्षण और इस प्रकार का विकास अगर हम गांव में कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप सब जिस मनोरथ से काम कर रहे हैं वह मनोरथ भी पूरा होगा और सरकार जिस दिशा में फंडिंग करने का प्रयत्न कर रही है तो सरकार को भी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये आज की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक गांव निर्भर बनेगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। लेकिन आपका प्रयत्न, आपका चिंतन, आपकी कोशिश ये निश्चित रूप से गांव को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी और
इस कॉन्फ्रेंस और उसके निष्कर्ष आने वाले कल में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको बहुत शुभेच्छा देते हुए जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।